चलो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या करना है बेटा। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम, लेकिन मैं इंग्लिश में लिखूंगा बेटा। मेरे साथ इसको लगता है पढ़ा दिया हूँ, ऐसे लगता है, क्योंकि मैं दूसरी जगह पढ़ाया हूँ। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आइसो का मतलब देखो, अगर इसको बोलोगे तो इसका मतलब होता है सेम, और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। इसका मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर एक समान होते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं, उन प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है बेटा। टेम्परेचर चेंज ना होने का क्या मतलब है। मान लो ऐसा कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम का टेम्परेचर पहले T1 था, ठीक है, और इसको मैंने अगर हीट भी दूं या कुछ भी करूं, कुछ भी छोड़ दूं इसको अपने आप, अगर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो, T1 से लेके T2 तक ही रहे, मतलब ऐसे बोलते हो कि T1 टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो T2 होगा नहीं। तो क्या कर सकते हैं बेटा, पहले इसका कितना था T1, बाद में कितना है। तो अगर मैं इसका डेल्टी निकालना चाहूं टेम्परेचर चेंज, तो कुछ हुआ है क्या लिखोगे, T1 माइनस T1, T1 माइनस T1 ही होगा ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, 0। मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होते हैं, उस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है। जिस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टी की वैल्यू कितना होता है। आगे चलते हैं, एक और प्रोसेस है दूसरा, और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस। तो मैं यहां पर लिखते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, समदाबी प्रक्रम। ठीक है बेटा। बार किसका यूनिट होता है, बार किसका होता है, प्रेशर का ना। तो आइसो का मतलब क्या, सेम, बार का क्या मतलब है, प्रेशर, मतलब इसमें क्या कांस्टेंट होगा। हाँ, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेल पी की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, वह प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, इस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस बोला जाता है। अब ध्यान से देखो आगे क्या करने वाले हैं, थर्ड। मेरे को ऐसे लग रहा है कि इसको मैं पढ़ा दिया हूं। और नेक्स्ट है बेटा, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, नहीं, आइसो का मतलब तो सेम है ना मेरी बच्ची, और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है। तो मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या कांस्टेंट होगा, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल वी की वैल्यू कितना हो जाएगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, देखो कहां पर जीरो हो सकता है, ये कंडीशंस में मान के चलता हूं। मान लो ऐसा कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या करो, H2O डाल दो, और इसको आप यहां से हीट अगर देना भी शुरू करूंगा, तो मान के चलो यहां से जितना वेपराइज्ड हो रहे हैं ना, या ऐसे कर लो पहले। हाँ दीदी, कि ये सब आयतनी कब होगा। सम आयतनी का सिंपल मतलब ये होता है कि क्या करना है बेटा, इसमें क्या करो, इसके अंदर में एक कैप लगा दो। ऐसे मैंने कैप लगा दिया है। जैसे मैं कैप लगा दे, तो अब अगर आप हीट दोगे तो पहले ये तो वेपराइज्ड होगा, जैसे वेपराइज्ड होगा तो क्या होगा बेटा, थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है। जो वॉल्यूम कम हुआ उसके बाद ये वेपर बन के कंडेंस ऊपर जाके, और कंडेंस होने के बाद फिर ये लिक्विड बन के नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना। तो एक कंडीशन देखो, पहले इसका वॉल्यूम सेम आएगा, पहले नहीं, पहले चेंज होगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद जहां पर ये वेपराइजेशन की प्रोसेस और कंडेंसेशन की प्रोसेस अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो जितना वेपर बन रहा है उतना कंडेंस भी हो जा रहा है, जितना गैस बन रहा है उतना लिक्विड भी बन जा रहा है। इस केस में इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्मोडायनामिक प्रोसेस तो हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा। एक और है एडियाबैटिक, लेकिन एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो क्या करते हैं, मैं यहां पर क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ग्राफ बना रहा हूं बेटा। ग्राफ बनाने सीख चुके गैस स्टेट के अंदर में, इधर मैं P लिख रहा हूं और इधर मैं V लिख दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा। क्या लिखा हूं, P और V। अगर मैं इसको ऐसे करूं, कैसे करना है, मुझे ऐसे लिख देना है। तो बताओ ये कौन सा प्रक्रम को शो कर रहा है, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, किसका, किसका, आइसो कोरिक की आइसोबारिक, आइसोबैरिक। कौन कौन बोल रहा है आइसोबैरिक, हाथ खड़ा करो, मैं इसको वीडियोस में दिखाता हूं। आइसोकोरिक कितने लोग बोल रहे हैं, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, कुछ तो प्रोसेस होगा ना ये। तो वही तो पूछ रहा हूं, कौन कौन आइसोकोरिक, मार हाथ खड़ा करो।
हाँ मैंने बोला बेटा, मैंने ग्राफ प्लॉट करी है बी वर्सेस पी के बीच में। इसमें से ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दी है। ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस को या आइसोकोरिक प्रोसेस को? आइसोकोरिक, ठीक है। देखो बहुत अच्छी बात है। अगर आइसोकोरिक, क्यों बेटा? देखो यहां पर वॉल्यूम चेंज हो रहा था क्या? या चेंज हो रहा था ना? ये 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 5.5 के आसपास आ रहा है ना? अगर 5.5 के आस रहा है, बताओ वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, कांस्टेंट जा रहा है। लेकिन प्रेशर 1 2 3 4 5 10 मान लो, 10 20 30, यहाँ पर कितना 40 50, यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, प्रेशर कितना था, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, क्या इधर प्रेशर बढ़ रहा है? यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, अब बढ़ रहा है क्या? मतलब क्या कांस्टेंट है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, डेल वी इक्वल टू, और डेल वी इक्वल टू 0 कौन सा प्रोसेस को शो करता है? क्लियर हो गया? अभी रुक जाओ, अभी और ग्राफ देते हैं अभी। अरे इतना पहचान नहीं पा रहा था, बहुत लोग आइसोबैरिक, कोई तो बोल ही नहीं रहा था कोई भी। ऐसे करोगे? चलो अब समझ गए ना? अब तो देख के बता दोगे बेटा। ऐसे मैं ग्राफ बना रहा हूं, और ऐसे ग्राफ में अगर मैं ऐसे ग्राफ बना दूं ऐसे करके, और यहां पर लिखा हूं P और T, बताओ ये क्या होगा, कौन सा ग्राफ है? हाँ, क्योंकि T के सामने में है, मतलब तो इसमें डेल T की वैल्यू 0 दिख रहा है, और डेल T की 0 मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक और प्रोसेस बच गया बेटा, चौथा नंबर पढ़ लेते हैं। चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। यही क्वेश्चन आया भी था, ये आया था ना, रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब वह टेम्परेचर जिसमें Q कांस्टेंट हो, Q, हालांकि इसको dQ लिखा जाता है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो d इक्वल टू 0। हीट चेंज नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें देखो, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे तुम लिखी थे ना टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ ये बात सही है कि अगर आप Q कांस्टेंट रखे हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बात सही है, लेकिन इसमें Q कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर, लिख लो, चलते हैं फिर आगे। ये हो गया बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना, और आगे हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में। पहले पढ़ेंगे क्यों जरूरत पड़ता है, लिमिटेशन क्या है फर्स्ट लॉ की, कॉपी तो कर ली होगी मेरे ख्याल से। अब बेटा आगे चलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी है, व्हाई नीड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको मैं क्या बोलता हूं, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ, क्या लिखते थे, टीडी, ये लिखते थे ना। देखो ये क्या क्या चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका केवल इतना कहना था कि हीट ना तो अब्जॉर्ब नहीं, हीट ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं एनर्जी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसने ये नहीं बता पाया कि कौन सी प्रोसेस में हीट लगेगा, किसमें एमिट होगा, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ हीट नहीं बता पाए भाई। जैसे एक काम करना, अगर आपको ये ठंडा बॉडी है बेटा, पानी ठंडा है, और इस पानी को अगर मैं ठंडे पानी, ये कोल्ड वाटर लिख दे रहा हूं, अगर ये कोल्ड वाटर है मैं सीधा H2O लिखता हूं। अब इस कोल्ड वाटर को अगर मुझे हीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। चेंज क्या होगा, टेम्परेचर, मैं बताया हूं। अच्छा क्या देना पड़ेगा, क्यू, लेकिन आपको क्यू देना पड़ेगा इसको, उसने ये नहीं बताया था कि डायरेक्शन ऑफ हीट किधर जाएगा। दूसरी बात, अगर इसको एक बार आपने गर्म कर दिया, छोड़ दो, ये अपने आप ठंडा हो जाएगा, हो जाएगा ना।
इसका मतलब हीट का फ्लो अपने आप कब होगा, कब नहीं होगा, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दोनों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरी, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ हीट को नहीं बता पाता है, और डायरेक्शन ऑफ हीट ना बताने के कारण हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या लिखोगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट के डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, लिखें, चलो लिमिटेशन लिखवा देता हूं मैं, एक्सप्लेन तो कर दिया बेटा। हाँ चलो, ये देखो अब क्या करना है इसको, अब हम लोग लिखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले लॉ ही पढ़ेंगे, उसके बाद घंटी लग जाएगी मेरे ख्याल से। तो लिखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये देखो बेटा, इसकी बहुत सारे डेफिनेशन है, पर मैं एक दो डेफिनेशन आपको बता देता हूं। इसका पहला डेफिनेशन क्या बोलता है कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर जाना पसंद करते हैं। मतलब मैं क्या करूं, दो ठो बॉडी हैं, एक बॉडी को मैं बोल रहा हूं हॉट बॉडी, मतलब कि ये गर्म वस्तु है, और ये क्या है बेटा, कोल्ड बॉडी है। अगर इन दोनों को एक दूसरे से मैं कनेक्ट कर देता हूं तो इसमें हीट का फ्लो ऑलवेज और ऑलवेज हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होगा। इससे हम लोग कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को नहीं, कोल्ड बॉडी से हीट का फ्लो हॉट बॉडी की ओर लाना तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें। अगर मुझे ठंडे को गर्म करना तो हीट देना पड़ेगा, जैसा ही मैं बताया था। तो ये इसका पहला डेफिनेशन ये होता है। दूसरी डेफिनेशन ये भी बोलता है कि इसको आप याद कर सकते हो कि इनवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार इंक्रीज होते जा रही है। एंट्रोपी क्या है, इसी टॉपिक के अंदर मुझे पढ़ाना भी है, तो आप दो डेफिनेशन लिखवा देता हूं, उसमें कोई भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन लिखो बेटा, लिखना, इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के अनुसार हीट का फ्लो FLOW, हीट का फ्लो ऑलवेज हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर होता है। हॉट बॉडी से ऑलवेज कोल्ड बॉडी की ओर होता है। इसके विपरीत हीट का फ्लो, इसके विपरीत हीट का फ्लो बिना एक्सटर्नल वर्क, आप चाहो तो बाह्य कार्य भी लिख सकते हो, तो मैं लिख दिया हूं बेटा एक्सटर्नल वर्क। इसके विपरीत हीट का फ्लो बिना एक्सटर्नल वर्क के संभव नहीं है। ठीक है बेटी, इतना कर लिए। दूसरा, ये आपका फेमस डेफिनेशन है, दूसरा डेफिनेशन लिख लो, वो आपका फेमस डेफिनेशन है क्या, कि इनवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज होते जा रही है। एंट्रोपी क्या है मैं बताऊंगा।